नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका इस कंप्यूटर की निशुल्क ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हमने अभी तक कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, जिसमें हमने ये सीखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर क्यों इतना सफलतम उपकरण बना, और फिर उसके बाद हमने कंप्यूटर के विभिन्न भागों की चर्चा करी, जिनमें हमने देखा कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। इनपुट अर्थात मानव द्वारा किया गया मशीन से वार्तालाप इनपुट की श्रेणी में आता है, जिसके विभिन्न डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, MICR, OMR, BCR, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, लाइट पेन इत्यादि हमने देखा। उसके बाद हमने CPU देखा अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हमने चर्चा करी, जो कि मेन भाग होता है और कंप्यूटर का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। और फिर हमने देखा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें आपको बताया सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। सॉफ्ट कॉपी अस्थायी प्रकार का और हार्ड कॉपी स्थायी प्रकृति का होता है, जिसमें हमने मॉनिटर और प्रिंटर की चर्चा करी थी। और फिर हमने प्लॉटर, स्पीकर और LCD प्रोजेक्टर देखे थे। तो हमने 3 प्रकार के भाग कंप्यूटर के देख चुके हैं, इनपुट, CPU और आउटपुट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समस्त परीक्षाओं की दृष्टि से, और परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न काफी बनते हैं इस भाग से, और यह होता है मेमोरी। मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मेमोरी यानी मेमोरी उपकरण की मैं बात कर रहा हूं। मेमोरी उपकरण वे उपकरण हैं जिसमें हम सूचना अथवा डाटा को स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी को सूचना अथवा डाटा को स्टोर करके रखा जाता है मेमोरी के अंदर, तो इसलिए वो कंप्यूटर की मेमोरी या मेमोरी कहलाती है, मेमोरी डिवाइसेस कहलाते हैं। तो मेमोरी पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात जानना आवश्यक है, उसके बाद हम मेमोरी पर चलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है। कंप्यूटर केवल एक और एक ही भाषा समझता है, और वो भाषा होती है केवल 0 या 1 की। वो भाषा केवल 0 और 1 की भाषा होती है, जिसको कहा जाता है बाइनरी भाषा। तो कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है। अब आप सोचेंगे मेमोरी के साथ में हम ये क्या बता रहे हैं, ये आवश्यक है, इसके बिना मेमोरी को समझना बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर में हमें स्टोर करना है, हमें कोई डाटा स्टोर करना है, हमें कुछ सूचना स्टोर करनी है, तो ये सूचना किस प्रारूप में, किस फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी। तो जो स्टोर होगी वो केवल बाइनरी प्रारूप में होती है। कंप्यूटर के अंदर आप बाइनरी प्रारूप के अंदर ये इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर की। ये जो इंफॉर्मेशन है 0 और 1 के रूप में। अब कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज हैं, कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी कुंजियां हैं, अब यदि हम उन कुंजी में से कोई भी कुंजी दबाते हैं तो वो अंदर कंप्यूटर में 0 और 1 के रूप में स्टोर होती है, 0 और 1 के समूह के अंदर स्टोर होती है। तो एक 0 या एक 1 को हम क्या कहते हैं? बिट। ठीक है, तो एक 0 और एक 1 कहलाता है बिट। तो अब हम देखते हैं मेमोरी की इकाई या यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की इकाई या यूनिट ऑफ मेमोरी हम किसको कहते हैं? ठीक है, मेमोरी को किस में नापते हैं? तो देखिए, सबसे हम बात करते हैं छोटी इकाई की। एक 0 या एक 1 कहलाता है एक बिट। एक 0 या एक 1 बिट कहलाता है, और 8 बिटों का समूह, 8 बिटों का समूह कहलाता है एक बाइट। 8 बिटों का समूह एक बाइट कहलाता है। तो अब कंप्यूटर में हम कुछ भी चीज स्टोर करते हैं, हमें कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करना है तो वो न्यूनतम 1 बाइट लेगा। अर्थात हमें न्यूनतम 8 बिट की आवश्यकता पड़ती है। अगर कीबोर्ड के ऊपर बिंदु भी है, कॉमा भी है, अगर आप कोई भी कुंजी दबाते हैं इनमें से, तो कंप्यूटर को न्यूनतम 1 बाइट चाहिए, 8 बिट चाहिए। अब यहां पर 2 शब्द आते हैं, बिट और बाइट। तो बिट, एक 0 या एक 1 को हम बिट कह रहे हैं, और 8 बिटों का समूह एक बाइट कहलाता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? बिट।
मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट है। लेकिन अगर मैं स्टोरेज क्षमता की बात करता हूं तो स्टोरेज क्षमता में न्यूनतम स्टोर करने के लिए मेरे को 1 बाइट की आवश्यकता होती है। तो 1 बाइट मेरे को न्यूनतम होती है चाहिए। अब हम जानते हैं कि किलोग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन यहां पर हमें 1000 की जगह 1024 याद रखना है। हमें 1024 का गुणक याद रखना है। 1000 की जगह यहां पर 1024 चलेगा। तो देखिए 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। अब फिर इसी तरह से 1024 किलो बाइट बराबर केबी बराबर 1024 किलो बाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। समझ में आया आपको? इस तरह से तो पहले हमने क्या देखा, 1 0 या 1 1 अपना कहलाया 1 बिट, 8 बिटों का समूह कहलाया 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर हो गए 1 किलो बाइट, और 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। और इसी कड़ी में आगे चलते हुए हम देखते हैं 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट। 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है। अब ये देखिए, किलो मतलब साधारण सी बात है, हम जानते हैं 10 की पावर 3 अथवा 10वीं घात 3। मेगा का मतलब हो गया 10 की घात 6। उसी प्रकार गीगा का मतलब हो गया 10 की घात 9, और हम टेरा तक पहुंचे, टेरा का मतलब हो गया 10 की घात 12। अब सवाल क्या आता है? सवाल आता है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सी मेमोरी क्षमता सबसे छोटी है? अब केबी, जीबी, टीबी, एमबी, इसमें से सबसे अधिक सर्वाधिक क्षमता है टेराबाइट, और सबसे कम सर्वाधिक क्षमता, सबसे कम जो संग्रहण क्षमता है वो है किलोबाइट। तो इस तरह से सवाल बनते हैं हमारे पास। तो हम टेराबाइट तक ही पढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि हम व्यवहारिक रूप से देखें और वर्तमान में हमारे पास टेराबाइट तक संग्रहण क्षमता के ही मेमोरी स्टोरेज उपकरण उपलब्ध हैं, इसलिए हम टेराबाइट तक के मेमोरी की यूनिट्स हमने पढ़ी। अब टेराबाइट के बाद क्या होता है? देखिए, टेराबाइट के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आपने कैसे देखा? अभी आपने देखा किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आपने देखा मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आपने देखा टेराबाइट, मेगाबाइट के बाद देखा गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद आपने देखा टेराबाइट। ठीक है, देखिए आपने यहां पर जो हमने किया था, यह हमने किया था 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। ठीक है, अब यहां तक हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि वर्तमान में यही स्टोरेज उपकरण मौजूद हैं। अब इसके बाद भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि यही मैक्सिमम हो गया, लेकिन प्रश्न में भी अधिकतर यहीं तक हमसे पूछा जाता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके बाद आता है पीटाबाइट। ठीक है, पीटाबाइट, फिर आपका आता है एक्साबाइट, या इसको हम कह दें एक्साबाइट। उसके बाद हमारे पास आता है जेटाबाइट, और फिर हमारे पास चलता है योटाबाइट। तो इस तरह से यह बढ़ता जाता है। परंतु जब मैं स्टोरेज क्षमता की बात कर रहा हूं, मैं संग्रहण क्षमता की बात कर रहा हूं, तो संग्रहण क्षमता के जो उपकरण हैं वर्तमान में जो मेरे पास मौजूद हैं, हमारे पास जो वर्तमान में मौजूद हैं, वो केवल टेराबाइट तक के ही रहते हैं। ठीक है,
अब किलोबाइट आपने देखा, ये हमारी जो पहले आपको मैंने बताया था। अब यहां पर क्या होता है कि ये 0 या 1 बराबर 1 बाइट और 8 बाइट बराबर 1 बाइट। अब यहां पर एक शब्द और आता है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से काम में नहीं आ रहा। वो व्यवहारिक रूप से काम में नहीं आ रहा, वो स्टोरेज के रूप में नहीं आ रहा, परंतु फिर भी हम जान लेते हैं। एक शब्द होता है निबल, एक शब्द है निबल, जिसका अर्थ है 4 बिटों का समूह। जो 4 बिटों का समूह है वो निबल कहलाता है। 4 बिटों का समूह अपन निबल बोलते हैं, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से स्टोरेज में काम नहीं आता है, क्योंकि न्यूनतम स्टोरेज हमें 8 बिट की चाहिए, अर्थात 1 बाइट की चाहिए। तो यह थी मेमोरी की इकाइयां। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब मेमोरी के प्रकार देखते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है, देखिए मुख्य रूप से मेमोरी हमारे पास 2 प्रकार की होती है। एक मेमोरी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, या जिसको हम हिंदी में प्राथमिक स्मृति कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक स्मृति। और इसको कहा जाता है दूसरे प्रकार की जो मेमोरी होती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक स्मृति। प्राइमरी मेमोरी या द्वितीयक स्मृति। अब दोनों में अंतर क्या है, हमें अंतर भी समझना है। तो दोनों में अंतर क्या है? प्राइमरी मेमोरी जो है, इसको प्राथमिक क्यों कहा गया? प्राथमिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, किसी खास कारण से इसको प्राथमिक कहा गया है, यूं ही नहीं हमने नाम रख दिया प्राथमिक। तो प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या कारण था? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जो सीपीयू होता है, जो सीपीयू है वो मदरबोर्ड पर स्थित रहता है। ठीक है, ये अपना सीपीयू है। इसी सीपीयू के साथ प्राइमरी मेमोरी की चिप भी लगी रहती है मदरबोर्ड पर। ठीक है, इसी सीपीयू पर प्राइमरी मेमोरी की चिप भी लगी रहती है मदरबोर्ड पर, इसलिए इसको प्राइमरी कहा गया, क्योंकि यह सीपीयू के सीधे संपर्क में है, इसलिए इसको प्राथमिक कहा गया। प्राइमरी मेमोरी जो कि सीपीयू के सीधे संपर्क में है, मदरबोर्ड पर स्थित है, दोनों सीपीयू को बात करनी होती है तो वो पहले प्राइमरी मेमोरी से बात करता है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहा गया। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के सीधे संपर्क में नहीं होती। तो अब प्राइमरी मेमोरी में हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर देखते हैं हम प्राइमरी जो मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम प्राइमरी मेमोरी की चर्चा करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारे पास 2 प्रकार की है, एक है रैम और दूसरे प्रकार की मेमोरी होती है रोम। रैम और रोम, पहले हम लेते हैं रोम को। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसको हम एक बार फिर प्रोनाउंस करते हैं, रीड ओनली मेमोरी, अर्थात वो मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सके, वो मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सके और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या स्टोरेज संभव नहीं है। तब हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि वो मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन और स्टोरेज संभव नहीं है, तो इसको लगाने का औचित्य क्या है? तो हम ऐसी मेमोरी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जब हम कुछ नई चीज किसी मेमोरी के अंदर स्टोर ही नहीं कर सकते, तो उस मेमोरी को लगाने का प्रयोजन क्या है? तो यह हमारे लिए जानना जरूरी है कि रोम को हम क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, जब भी कंप्यूटर शुरू होता है, ठीक है, जब भी कंप्यूटर शुरू होता है और कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को एक शब्द दिया जाता है जिसको कहा जाता है बूटिंग। कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया या कंप्यूटर शुरू होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर शुरू होता है तो आपने गौर किया होगा कंप्यूटर से जुड़े जो विभिन्न उपकरण हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि पर एक लाइट सी लगती है। ठीक है,
जब कंप्यूटर पर बूटिंग हो रही है, कंप्यूटर शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि समस्त उपकरणों की जांच हो रही है। जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए उपकरण थे, उन उपकरण की जांच हो रही है। तो यह जांच कहां पर स्टोर रहती है? जब कंप्यूटर को चालू करते हैं, यह जांच हमारी रहती है रोम के अंदर। यह जो जांच होती है वो अपनी रोम के अंदर रहती है, और इस जांच को हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट। इस जांच का नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, या इसको कहते हैं बायोस। बायोस नाम आपने सुना होगा। तो ये बायोस अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बायोस होता है जिसके अंदर ये जांच स्टोर रहती है। जब भी कंप्यूटर शुरू होता है, कंप्यूटर बूट होता है, तो कंप्यूटर के बूट होते ही कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों की जांच की जाती है। जब कंप्यूटर एक बार शुरू हो गया, उसके बाद रोम का काम अब नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ बूटिंग, अर्थात कंप्यूटर के शुरू होने के समय, हमें रोम की आवश्यकता पड़ती है। अब आप समझे होंगे कि रोम कितना जरूरी मेमोरी है। और रोम का प्रकार क्या होता है? साधारण सी बात है कि रोम का प्रकार स्थायी होगा। भाई, जिसके अंदर हम कुछ स्टोर नहीं कर पा रहे, जो कंप्यूटर निर्माता द्वारा हमें दिया गया है, हम बार बार केवल उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार केवल उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की मेमोरी स्थायी ही होगी। इसका जो प्रकार होगा वो स्थायी प्रकार के रोम होगा। ठीक है, रोम का सिद्धांत आशा है आपको समझ में आया होगा कि रोम किस प्रकार से काम करती है और रोम को लगाने का औचित्य क्या था। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की मेमोरी के पास, रैम। रैम का नाम क्या है पूरा? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इस मेमोरी का नाम है। अब मैंने आपको बताया था कि सीपीयू, ये मान लीजिए सीपीयू है और ये अपनी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, सीपीयू के साथ प्राइमरी मेमोरी सीधे जुड़ी रहती है और सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है। समझिएगा, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की बात है ये। हम रैम रोम तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन रैम और रोम का प्रयोजन क्या है? रोम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, रैम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, यह चीज हमें जाननी आवश्यक है। तो रोम का प्रयोग आपने देख लिया कि रोम का प्रयोग हम बूटिंग के समय कर रहे हैं। उस समय जो टेस्ट करते हैं वो रोम करते हैं। अब रैम का प्रयोग भी जान लेते हैं। अब यहां पर सीपीयू के साथ सीधे संपर्क में प्राइमरी मेमोरी थी, जिसमें रैम भी थी और रोम भी लगी हुई थी। ठीक है, अब रोम हमारे किसी काम की नहीं रही। जब बूटिंग हो गया, जब कंप्यूटर बूट हो गया, तो रोम का काम खत्म। अब काम किसका शुरू होता है? रैम का। तो रैम अर्थात यहां पर हम कहें कि सीपीयू के अब जो सीधे संपर्क में मेमोरी है वो रैम है। सीपीयू के सीधे संपर्क के अंदर जो मेमोरी लगी हुई है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है। अब कंप्यूटर पर आपने विंडोज चालू किया, वर्ड चालू कर दिया, उधर आपने एक्सेल चालू कर दी, आपने कुछ और काम शुरू कर दिया, तो ये सारे के सारे काम किस में थे? रैम में। एक उदाहरण लेते हैं हम। जब आप कंप्यूटर पर वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, तो अक्सर आप क्या करते हैं? फाइल को सेव करते हैं। क्यों करते हैं सेव? फाइल को सेव क्यों किया जाता है? हम कंप्यूटर की फाइल को सेव कर रहे हैं। फाइल को सेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फाइल अभी तक रैम में थी और रैम एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है।
रैम एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है और इसलिए हम इसको सेव करते हैं, अर्थात रैम से हम अपनी फाइल को सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो कि स्थायी प्रकृति है, जो हम अभी देखेंगे इसके बाद में। तो रैम का सिद्धांत क्या है? हम यूं कह सकते हैं कि कंप्यूटर में होने वाले प्रत्येक कार्य को, कंप्यूटर में संपादित होने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य है। उसके बिना किसी भी कार्य का हम संपादन नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो उसका रैम में आना पड़ेगा उसको। और रैम चूंकि अस्थाई मेमोरी है, इसलिए हमें बार बार डाटा को सेव करना पड़ता है। अब अस्थाई के लिए एक शब्द आप लोग याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में आता है। जो अस्थाई मेमोरी है, वैसे तो अंग्रेजी में हम टेम्परेरी और परमानेंट कहते हैं। जो अस्थाई मेमोरी है उसको हम टेम्परेरी कहते हैं और स्थायी मेमोरी को हम परमानेंट कहते हैं। परंतु अस्थाई के लिए एक शब्द अपने को याद रखना है, वोलेटाइल। अस्थाई मेमोरी को एक शब्द अपने को याद रखना है, वोलेटाइल। तो रैम एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। तो यह था प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम का सिद्धांत। अब इस बीच में एक मेमोरी और आती है, जो मेमोरी कहलाती है अपनी कैश मेमोरी। यह क्या होती है? कैश मेमोरी का मतलब क्या है? हम कैश मेमोरी से क्या समझते हैं? तो देखिए, अभी आपको मैंने बताया यह अपना सीपीयू है और यह अपना रैम है, और फिर आगे सेकेंडरी मेमोरी है। तो सीपीयू को जो भी डाटा चाहिए होता है वो रैम से संपर्क करके डाटा को ले लेता है। ठीक है, सीपीयू को जो भी डाटा चाहिए वो रैम से लेता है, और रैम के पास में नहीं होता तो वो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में और रैम से सीपीयू में। अब चूंकि सीपीयू के काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा है, सीपीयू के कार्य करने की गति बहुत ज्यादा है, तो रैम की भी स्पीड कम से कम इसकी तुलना में तो हो, सीपीयू की तुलना में उतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या किया गया, फिर वैज्ञानिकों ने एक बात सोची कि सीपीयू के ऐसा होता है कि सीपीयू में कुछ डेटा ऐसा होता है जो बार बार काम में आता है। ठीक है, तो बार बार काम में आने वाले डाटा को सीपीयू और रैम के बीच में एक विशेष प्रकार की मेमोरी लगा दी गई, जिसको कहा गया कैश मेमोरी, जिसको कहा गया कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी एक प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के मध्य स्थित रहती है, और जिसमें बार बार काम में आने वाले डाटा को प्रयोग में लाया जाता है। तो यह कैश मेमोरी है। देखिए, मेमोरी के बारे में एक बहुत ही साधारण सी बात है जो कि हमें जानना आवश्यक है। मेमोरी की जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, मेमोरी की जैसे जैसे गति बढ़ती है, मेमोरी की कीमत उसी तुलना में बढ़ती जाती है। कैसे? अब रैम सबसे तेज मेमोरी कहलाती है रजिस्टर, क्योंकि यह सीपीयू का ही भाग है और सीपीयू सबसे तेज है, तो इसलिए रजिस्टर जो है वो सबसे तेज गति की मेमोरी है। लेकिन हम जानते हैं, हम सब लोग बोलते हैं साहब कैश सबसे तेज गति की मेमोरी है। वो इसलिए होता है कि विकल्प में रजिस्टर नहीं है प्रश्नों के, तो इसके बाद में आती है कैश, और कैश के बाद में अपने पास रैम। यह एक साधारण है। ठीक है, तो यह था विभिन्न प्राइमरी मेमोरीज के बारे में। तो अभी हमने जो चर्चा करी वो थी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। बहुत ही अच्छा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। तो कुल मिलाकर प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कि स्थायी प्रकृति की है, जिसके अंदर बायोस या पोस्ट बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टोर रहता है, जिसके द्वारा बूटिंग प्रक्रिया के समय, कंप्यूटर के शुरू होने के समय उससे जुड़े विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों की जांच की जाती है। ठीक है, फिर दूसरी प्रकार का बात आती है रैम।
रैम एक प्रकार की अस्थायी प्रकृति की मेमोरी है जो कि सीपीयू के सीधे संपर्क में है और कंप्यूटर में होने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य है। अब रैम कितने प्रकार की होती है? तो रैम, देखिए रैम को हम जान लेते हैं। मुख्य रूप से रैम दो प्रकार की है, एक होती है एस रैम और दूसरी कहलाती है डी रैम। एक होती है एस रैम और दूसरी कहलाती है डी रैम। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, और डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैम, डायनेमिक यानी गतिज रैम। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम और डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैम अर्थात गतिज रैम। ठीक है, तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? स्टैटिक रैम में डाटा को स्टोर करने के लिए लगातार चार्जिंग की आवश्यकता होती है और डायनेमिक रैम में लगातार चार्जिंग की आवश्यकता नहीं रहती डाटा को स्टोर करने के लिए। और वर्तमान में हम डायनेमिक प्रकार की एक रैम डीडीआर रैम का प्रयोग करते हैं। तो यह था प्राइमरी मेमोरी के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम सेकेंडरी मेमोरी की चर्चा करेंगे। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर से जो प्रश्न बनता है वो केवल नाम और उसकी क्षमता कितनी होती है। हमें केवल यह जानना है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका क्या नाम है और उसकी संग्रहण क्षमता कितनी होती है। अक्सर यह प्रश्न आता है, उदाहरण के लिए सीडी की संग्रहण क्षमता कितनी है या डीवीडी की संग्रहण क्षमता कितनी है। तो यह चीजें हमें जाननी है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी हम ले रहे हैं वो है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार की उपलब्ध थी, 5.25 इंच और 3.5 इंच। जो 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क थी उसकी क्षमता थी 1.2 MB और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता थी 1.44 MB। आपको आश्चर्य होगा 1.44 MB या 1.2 MB, तो पहले यही क्षमता के फ्लॉपी डिस्क आते थे। दूसरा, अब इसके बाद में फ्लॉपी डिस्क के बाद में हमारे पास आई सीडी। सीडी या जिसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क और इसकी क्षमता थी 700 MB। लगभग 74 मिनट्स, 74 मिनट तक एक सीडी अपनी चलती थी। ठीक है, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और इसकी क्षमता थी 700 MB। फिर सीडी के बाद में आविष्कार हुआ, हमारे पास आई डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम क्या था? डीवीडी का पूरा नाम था डिजिटल वर्सेटाइल, या इसको कई बार वीडियो भी कहा जाता है। डिजिटल वर्सेटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या है, यह कई बार सवाल आता है। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी क्षमता है 4.7 GB। इसकी क्षमता होती है 4.7 GB। ठीक है, अब और देखते हैं। ये तो हमने 3 प्रकार के अभी देखे, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सेकेंडरी मेमोरी जो है वो है हार्ड डिस्क। अब प्रश्न बनता है, सर्वाधिक संग्रहण क्षमता वाला स्टोरेज उपकरण कौन सा है? सर्वाधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाला सेकेंडरी डिवाइस कौन सा है? तो वो होती है हार्ड डिस्क। सर्वाधिक क्षमता वाला, पावर हाउस, बहुत क्षमता है इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी। हार्ड डिस्क की बहुत संग्रहण क्षमता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी होती है। ठीक है,
तो हार्ड डिस्क की वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमें बड़े आसानी से 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। वर्तमान में हमें 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में ही अन्य प्रकार के डिवाइसेस आते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूएसबी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यूएसबी डिवाइसेस। तो यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये हमारे पास इस तरह का सिस्टम है, यहां पर ये पोर्ट है। पोर्ट माने क्या? इस कैबिनेट पर वो स्थान जहां पर कोई भी इनपुट या आउटपुट या कोई भी अन्य उपकरण हम जहां पर लगाते हैं वो पोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये अपना यूएसबी पोर्ट है। तो यूएसबी पोर्ट पर हम कोई भी उपकरण लगाते हैं तो वो डायरेक्ट सीपीयू उसको पढ़ लेता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो यूएसबी सेकेंडरी मेमोरी है वो है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ठीक है, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पेन ड्राइव व मेमोरी कार्ड। अब इनकी कोई निर्धारित क्षमता नहीं बता सकते क्योंकि क्षमता कई तरह की क्षमता में ये उपलब्ध है, इसलिए इनकी निर्धारित क्षमता अभी नहीं बताई जा सकती है। तो ये था हार्ड डिस्क के बारे में, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड के बारे में। तो हमने देखा मेमोरीज के बारे में। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रकार के भागों की चर्चा पूरी करी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और सीपीयू। अब एक बात हम करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। छोटी सी परिभाषा है हार्डवेयर की। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के भौतिक भाग, कंप्यूटर के समस्त भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सब हार्डवेयर है। अब मैं आपसे पूछता हूं रैम क्या है? हार्डवेयर है अथवा सॉफ्टवेयर है? रैम किस में आएगी, हार्डवेयर में आएगी या सॉफ्टवेयर में आएगी? तो एक बात अपने को ध्यान रखनी है, हमने जो अभी ये चारों भाग पढ़े हैं, हमने अभी ये जो चारों भाग पढ़े हैं ये चारों के चारों हार्डवेयर में ही आएंगे। रैम, रोम, सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कुछ भी इनसे रिलेटेड इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और आउटपुट मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी अगर बात होगी तो वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं। हमने अभी तक हार्डवेयर पढ़ा है, अभी तक हमने केवल हार्डवेयर पढ़ा है। ये चारों हार्डवेयर में आते हैं, रैम कहिए, रोम कहिए, कुछ भी कहिए, ये सब हार्डवेयर हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो है जो इस हार्डवेयर को चला रहा है। आपके कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार की मशीनरी है, पूरा का पूरा हार्डवेयर है कंप्यूटर। अब ये हार्डवेयर को चला कौन रहा है? हार्डवेयर को कौन चलाता है? सॉफ्टवेयर चलाता है। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? मानव अथवा मानव द्वारा दिए गए निर्देश अथवा निर्देशों का समूह। आज आप मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फोन अपने आप में क्या है? पूरा का पूरा हार्डवेयर है। तो मोबाइल को चलाने के लिए आप कुछ निर्देशों का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल में बहुत सारे डाटा स्टोर्ड हैं, तो वो सब क्या है? वो सब सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो मोबाइल हार्डवेयर को चलाने वाले निर्देश सॉफ्टवेयर हैं। मानव द्वारा दिए गए निर्देश अथवा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर तो मशीन है, ठीक है, हार्डवेयर तो मशीन हो गई अपनी, जो भी हमने अभी पढ़ा, चारों भाग हार्डवेयर के अंदर आते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर वो निर्देश हैं। हमें विच कैन बी टच्ड, नॉट बी टच्ड, इस परिभाषा पे नहीं जाना है, हमें परिभाषा देखनी है तर्क से। हमने जो 4 भाग पढ़े वो हार्डवेयर के थे और वह निर्देश जिनको हम हार्डवेयर चला रहा है वो अपना सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे प्रकार का होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको हम समझते हैं।
पहले आप सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लें, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है कि अगर यह सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है तो हमारा कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। या यूं कह दे, यह सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, या कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उदाहरण के लिए विंडोज नहीं है, तो क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो कंप्यूटर है, जो अपना विंडोज है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग या जिनका निर्माण यूजर द्वारा स्वयं के सुविधा को हल करने के लिए किया जाता है या स्वयं के कार्य को करने के लिए किया जाता है। वे सॉफ्टवेयर अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होने या नहीं होने से कंप्यूटर के काम पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं कि कंप्यूटर का जो वे सॉफ्टवेयर जो यूजर सुविधा अनुसार बनाता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली इत्यादि, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, ये सब अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, वो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अपने कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, ठीक है, वो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के, जिसके अंदर विंडोज आ गया, लाइनेक्स आ गया, या मैं अगर बात करता हूं ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग है। अब इसी श्रेणी में आजकल एक शब्द और जुड़ गया है सॉफ्टवेयर की श्रेणी में। अब सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक आता है यूटिलिटीज प्रकार का सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज प्रकार का सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रकार का सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कि वायरस को रिमूव करने में मदद करता है, अर्थात एंटीवायरस एक यूटिलिटी प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वे सॉफ्टवेयर जो यूटिलिटी प्रदान करें, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करें, वो इस श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ये तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर थे, ठीक है। तो अभी हमने देखा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चर्चा करी, कंप्यूटर के हमने देखा। अब हम चलते हैं इसके कंप्यूटर की जनरेशंस इत्यादि के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशंस क्या हैं और कितने प्रकार की कंप्यूटर की जनरेशंस हो सकती हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां जिसे हम कहते हैं, या कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की जनरेशंस जो बनती हैं, वो कितने प्रकार की जनरेशंस हो सकती हैं। तो देखिए, अब यहां पर जनरेशन, उसका साल और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी काम में आई थी। जनरेशन हम इस तरह से पढ़ेंगे, तो अपने को एक बेस ईयर याद रखना है, हमेशा के लिए अपने को याद हो जाएगा। हमें एक बेस ईयर याद रखना है, वो बेस ईयर है 1945, 1945, वो बेस ईयर है 1945। तो जनरेशन फर्स्ट था और 10-10 साल इसमें अपन जोड़ते चलेंगे। 1945 से 1955 तक पहली जनरेशन थी, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी काम में आई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी काम में आई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरी जनरेशन 10 साल आप जोड़ दें, 1956 से 1965, 1956 से 1965, और इसमें जो जनरेशन हमारी काम में आई थी वो थी अपनी, इसमें जो टेक्नोलॉजी काम में आई थी वो टेक्नोलॉजी कहलाती है ट्रांजिस्टर। सवाल बनता है, प्रथम पीढ़ी में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी में या फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, द्वितीय पीढ़ी में जो इस्तेमाल किया गया था ट्रांजिस्टर का। हम आते हैं तीसरी जनरेशन के, ये थी 1966 से 1975 तक, और इसमें काम आया था
LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह यहां पर एक शब्द हम ले लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं IC। थर्ड जनरेशन की जो टेक्निक थी वो IC थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिर फोर्थ जनरेशन 1976 से 1985, जिसमें VLSI, जिसमें आया VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये अपने थर्ड जनरेशन के फोर्थ जनरेशन टेक्निक थी। तो फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955, सेकंड जनरेशन 1956 से 1965, थर्ड जनरेशन 1966 से 1975 और फोर्थ जनरेशन 1976 से 1985। तो ये चार प्रकार की जनरेशन। देखिए फोर्थ जनरेशन 1985, तो पहला पर्सनल कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं, पीसी, जो वर्तमान कंप्यूटर का हम स्वरूप देखते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का हम स्वरूप देखते हैं, वो कंप्यूटर भी 1981 में आया था, चौथी श्रेणी में। और फिर पांचवी श्रेणी थी 1985 के ऑनवर्ड्स। 1985 के बाद में पांचवी पीढ़ी आई जिसको कहा गया AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो पांचवी पीढ़ी थी। तो अब क्या करना है जनरेशंस को, हमें सीधी सी बात है 1945 आपको बेस ईयर याद रखना है और 10-10 साल आप जोड़ लें। 1945 से 55 पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, 1956 से 65 दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर का प्रयोग, 1966 से 75 IC का प्रयोग, 1976 से 85 फोर्थ जनरेशन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिर फिफ्थ जनरेशन 1985 ऑनवर्ड्स, यानी वर्तमान में जो हम पांचवी जनरेशन में पांचवी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी जनरेशंस कंप्यूटर की, कितनी पीढ़ियां होती हैं। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर की हमने पीढ़ियां देखी। अब इससे जुड़ी एक और बात आती है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार से। देखिए अभी अलग अलग हम वर्गीकृत करते हैं कंप्यूटर को। पहले हम वर्गीकृत करते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। हमने बांटा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरी श्रेणी थी डिजिटल कंप्यूटर और तीसरी थी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये तीन प्रकार के कंप्यूटर थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरी हाइब्रिड, यानी इन दोनों का मिक्सचर। फिर उसके बाद आया साइज के ऊपर, यानी आकार पर हमने वर्गीकरण किया। पहले आए मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा था अपना मिनी कंप्यूटर और तीसरा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हम वर्तमान में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। ठीक है, और फिर इनके प्रयोग के हिसाब से हमने किया, यूज के हिसाब से कंप्यूटर के प्रकार हमने फिर यूज के हिसाब से देखे। तो यूज के यानी इनका प्रयोग जो था वो था जनरल पर्पस, यानी आम जो किसी भी पर्पस के लिए काम में ले सकते थे, और दूसरा था स्पेशल पर्पस, यानी जो एक विशेष प्रयोजन के लिए कंप्यूटर तैयार किए जाते थे, वो था अपना स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये थे कंप्यूटर के मुख्य प्रकार। ठीक है, पहला था तकनीक के आधार पर तीन प्रकार के हमने बांटा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड। और जो साइज पे था वो मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और यूज के हिसाब से जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स हैं, जो कि कंप्यूटर्स के अलग अलग प्रकार होते थे। अब आकार के हिसाब से हम वर्तमान में जो बात करते हैं, जो हम अभी वर्गीकरण करते हैं,
वो हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर का, जिसके अंदर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? जिसे डेस्क पर रखा जा सके, जिसे टेबल पर रखा जा सके, वो डेस्कटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर जो लैब पर हम रखकर काम करते हैं, वो लैपटॉप। और उसी तरह से फिर एक छोटा टैबलेट आता है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर और जनरेशंस के बारे में देखा। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर के समस्त भागों की चर्चा करी, हार्डवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज, कंप्यूटर के कहां कहां पर हम कंप्यूटर्स को काम में लेते हैं, कंप्यूटर का साइज, कंप्यूटर के टाइप्स और जनरेशंस इत्यादि के बारे में हमने चर्चा करी। तो आप लोगों का इस सेशन में जुड़े रहने के लिए सभी का हृदय तल से धन्यवाद। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.